वो जो 2 काउंसलिंग है कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, बचे हुए काउंसलिंग भाजपा की सरकार में हुआ है। वित्त मंत्री है माननीय श्री ओपी चौधरी सर जी, माननीय भूपेश बघेल जी को ट्वीट करके कहा था कि इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, कोई ऐसा फैसला लिया जाए। अरुण साहू जी ने भी ट्वीट किया हुआ था। अभी सरकार में बैठे हुए जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, ऐसे जिम्मेदार लोगों से प्रार्थना करता हूँ। अभी शायद जितना मैं तनाव में हूँ उससे कई ज्यादा तनाव में मेरे घर वाले हैं सर। गलती एनसीटीई की है, गलती शासन की थी, गलती प्रशासन की थी, गलती हमारी थी कि हमने बीएड किया, गलती हमारी थी कि हमने मेरिट में आया, टॉप 10 में आए, ये गलती थी कि हमारी। न्यायपालिका से भी ये पूछना चाहते हैं कि गलती किसकी है। ओपी चौधरी जी हमेशा ये बोलते हैं मैं शिक्षक का बेटा हूँ करके, है ना। हम लोग भी प्राइमरी शिक्षक है सर, हम लोग भी बच्चे पढ़ाते हैं, जैसे उनके पिता शिक्षक थे हम लोग भी शिक्षक है, हमारी नौकरी बचाए सर, हम लोग भी पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को। क्योंकि एक भविष्य की सुरक्षा हम महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही ये निर्णय आया है हम सभी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। अगर बीएड सहायक शिक्षक को अगर सरकार समायोजन नहीं देती सर, तो हम सरकार से एक ही मांग करते हैं, अपने घर के सामने हमको आत्मदाह करने की अनुमति दे दी। हमारे पास आत्महत्या के अलावा लगता है आगे चल के हमारे लिए कोई समाधान नहीं होगा यदि आप हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो सर। तो मैं पूछ रहा हूँ, हमने जो नियुक्ति पाई है मेहनत करके, हमने जो बीएड किया है शासन के नियमानुसार किया है, तो इसमें हमारी क्या गलती है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। बीएड सहायक शिक्षक सरगुजा से चलते चलते आज रायपुर पहुंच चुके हैं। नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर ये प्रदर्शन करते हुए बैठे हुए हैं अपनी जायज मांगों को लेके। जायज मांग इसलिए क्योंकि इन्होंने मेरिट में अपने नाम को लाकर सहायक शिक्षक पद को हासिल किया था और उसके बाद डीएडओ वालों को शिक्षक मिल गए, शिक्षक पद की भर्ती मिल गई और इन लोगों को नियुक्ति जो इनकी थी उन्हें खारिज कर दी गई। इन लोग अपनी नियुक्ति के खारिज किए जाने के बाद भी समायोजन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और ना कि केवल मुख्य राजधानी और आसपास के शहरों में बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी ये जहां शिक्षा पहुंचाना भी मुश्किल था वहां शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे थे। आप जब देखेंगे मेरी दाई, और मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि दिखाए, जो महिलाएं हैं जो अपने घर को छोड़ के, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो अपने घर को छोड़ के दूर दूर इलाकों से रायपुर में चलते हुए आए हैं सरकार से आशा रखते हुए कि इनका समायोजन किया जाए, क्योंकि इन्होंने मेरिट में अपना नाम को लिखवाया और शिक्षक बने। इन लोगों का कहना है कि ठीक है, अगर इनकी नियुक्ति खारिज की जा रही है तो इनका समायोजन किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है। हजारों की संख्या में यहाँ पास लोग मौजूद हैं। हजारों की संख्या में सरगुजा से चलते हुए राजधानी रायपुर आए हैं। यहाँ बीएड शिक्षक जो है, आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बिना राग लपेट के सबसे पहला मेरा ये सवाल है, क्या अभी भी आपका सरकार के ऊपर भरोसा है? हाँ, सरकार पे भरोसा है ना। और हमें सीएम सर ने बोला भी था कि इनके साथ कुछ अनहोनी नहीं करेंगे, इनका कुछ न कुछ समायोजन करेंगे। बीच में 2-3 महीना पहले सर ने कहा था। तो हम यही सरकार पर विश्वास करते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित रखे सर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, डीएड वालों को नौकरी मिली, आपकी नियुक्ति खारिज हुई, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, आगे कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए? देखिए, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय श्री धूलिया जी थे,
उन्होंने भी बोला था कि इनको कहीं ना कहीं समायोजन किया जा सकता है। क्या सरकार से सवाल पूछा था? वैसे हाई कोर्ट में भी व्यास जी ने पूछा था, तो उन्होंने बोला था इनका कहीं ना कहीं समायोजन करना चाहिए और इनको निकालना कोई हल नहीं है। तो हम यही सरकार से विनती करते हैं, और सरकार ने भी पहले आश्वासन दिया है हमें कि नौकरी सुरक्षित रखेंगे, तो या कहीं ना कहीं समायोजन करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि समायोजन करना है। सर क्या लग रहा है कि अभी जिस हिसाब से स्थिति है, आप नेता लोगों के पास भी जा रहे, मंत्रियों के पास जा रहे, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को? अब आश्वासन ही मिल रहा है अब तक तो। अब लेकिन हम सरकार से चाहते हैं कि अब हमारे हो सकता है कि हमें 2-4 दिन में निकाल दे, तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखें। जी, यहाँ पास महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, आप लोग दूर इलाकों से आए हुए हैं, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सामाजिक रूप से भी, और अब जब आपकी नौकरी खतरे में आ चुकी है क्योंकि डीएड वालों को मिल चुकी है भर्ती और आपकी खारिज हो चुकी है, तो अब किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए सर, जब नौकरी हमारी लगी थी तो हमारे जो घर वाले हैं उन्होंने अपने और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको फोन करके बताया कि भाई हमारे यहाँ हमारे बहू की नौकरी लगी है या मेरी बेटी की नौकरी लगी है। वो भी शादी के इतने साल बाद उसने पढ़ाई की और मेहनत की है, बच्चे के साथ उसने पढ़ाई की है और उसकी नौकरी लगी, तो वो लोग सब खुश थे। अभी शायद जितना मैं तनाव में हूँ उससे कई ज्यादा तनाव में मेरे घर वाले हैं सर, और मैं जगदलपुर से आ रही हूँ यहाँ। जगदलपुर से मैडम आप लोग पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं? जगदलपुर से नहीं सर, सरगुजा से आ रहे हैं सब लोग, और आप जगदलपुर से सरगुजा गए होंगे, फिर वहां से पैदल यात्रा करते हुए आ रही है। मैडम, इस बीच में कहीं भी, क्योंकि ये एक समय होता है धैर्य का, धैर्य कहीं डगमगाया है मैडम, क्योंकि आपकी नौकरी लगभग जा चुकी है, अब आप समायोजन की मांग करती, इस समय धैर्य कैसे बना के रखे? कहीं ना कहीं हमें ना अभी भी गवर्नमेंट से आशा है सर कि वो हमारी बातों को सुनेगी, समझेगी और हमारा समायोजन करेगी। शायद वो एक आशा की किरण जो है उसी के बल पे हम लोगों ने इतनी बड़ी यात्रा जो है वो पूरी की है, और उसी के चलते हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक बैठकर अपने मांगों को रख रहे हैं। आज से आप लोगों का धरना चालू है मैम, क्या लगता है, क्या सरकार की तरफ से जब तक लोग आएंगे तब तक ये धरना रहेगा, या फिर जब तक आपको समायोजन नहीं मिल जाता तब तक ये धरना रहेगा? ये क्वेश्चन आपसे भी है और उनसे भी है। सर हम तो चाहेंगे कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द हमारी बातों को सुने, और हमें पूरा अपने गवर्नमेंट पे विश्वास है, और समायोजन जब तक नहीं होगा सर हम लोग यही रहेंगे। सर क्या रहेगी स्थिति, क्योंकि कई बार आश्वासन आप लोगों को मिल चुका है, अब क्या समायोजन के ना मिलने तक ये धरना जारी रहेगा या फिर आश्वासन चाहिए? कि अभी हमें धरने की डेट तो 19, 20, 21 को ही मिली है। सरकार से बार बार हम लोग निवेदन करते रहेंगे, कुछ ना कुछ रैली के थ्रू या कुछ ना कुछ के थ्रू रैली के थ्रू करेंगे। सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखे, और सरकार से यही निवेदन है और यही है कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, तो हमें सरकार सुरक्षित रखे, हमारी नौकरी बचाए। गलती की किसी और ने, और गलती किसी और ने किया और भुगत कोई और रहा है, और हमारे संविधान भी यही कहता है। प्रश्न है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है, और ये भैया से भी मैं बात करना चाहूंगा। भैया, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मैं सुरेश पटेल, स्थानीय निवासी बसना क्षेत्र का हूँ, और मेरी पोस्टिंग दंतेवाड़ा के दूरस्थ क्षेत्र नेटापुर में है, जो पहले नक्सल पीड़ित गांव था उधर। तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी पहले, आज के डेट में सुधरी हुई है वहाँ। जब मैं वहाँ गया तो स्थानीय भाषा, जब किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो वहाँ की स्थानीय भाषा आना आपको बहुत जरूरी है प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, तभी आप उनको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो ठीक है सर, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी आपने, मैं जब इन लोगों से बात कर रहा था तो आपने कही गलती कोई और कर रहा है, भर कोई और, कहाँ लग रहा है, गलती हुई कहाँ है सर? सर इसमें गलती किसकी है हम कैसे बता पाए? गलती एनसीटीई की है, गलती शासन की थी, गलती प्रशासन की थी, गलती हमारी थी कि हमने बीएड किया, गलती हमारी थी कि हमने बीएड किया, कि गलती हमारी थी कि हमने मेरिट में आया, टॉप 10 में आए, ये गलती थी कि हमारी? ये पूछना चाहते हैं हम शासन से, प्रशासन से, न्यायपालिका से भी ये पूछना चाहते हैं कि गलती किसकी है, वो वेरीफाई करें, उनको दंड दें, हमको दंड नहीं दें, हम कहाँ जाएंगे? आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुमेश गुप्ता है, मैं बस्तर संभाग में चारामा ब्लॉक में भी पोस्टेड हूँ। बस्तर संभाग की बात करें भैया, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, बस्तर जैसे इलाके में जहां नक्सलियों का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जहां पर शिक्षा देना सबसे मुश्किल काम है, उस जगह से लोग 1 साल ट्रेनिंग किए हुए इन लोग समायोजन की मांग करें, इनकी जो स्किल है वो डेवलप्ड है, वो समायोजन की बात करें, और हजारों की संख्या में जो सहायक शिक्षक है, बीएड धारी सहायक शिक्षक, वो
बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बस्तर में किस तरीके इसकी चुनौतियां थी और ये किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि स्किल वाले लोग बैठे हुए हैं। बस्तर में पढ़ाना निश्चित रूप से एक चुनौती है सर। जैसे कि आप शहरी इलाकों में देखते हैं, यहाँ सिखाने के लिए बच्चों को मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन हम लोग सुबह 10 बजे क्लास में जाते हैं, उसके बाद लंच को छोड़कर हम 4 बजे वहां से निकलते हैं क्लास में। हम 3 स्टाफ रहते हैं, रेगुलर पढ़ाते, लगातार 1.5 साल से सेवा दे रहे हैं सर। लेकिन इसी बीच एक फैसला आ जाता है हमारे खिलाफ कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो नियुक्त हुए हैं बीएड धारी शिक्षक, वो एलिजिबल है, लेकिन उसके बाद हुए हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ, हमने जो नियुक्ति पाई है मेहनत करके, हमने जो बीएड किया है शासन के नियमानुसार किया है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? क्या इससे 11 अगस्त 2023 से पहले जो बीएड किया है वो स्पेशल टाइप से कुछ किए हैं, अलग से पढ़ाई किए? उन्होंने जैसा पढ़ाई किया हमने भी वैसी पढ़ाई किया। वो जैसा पढ़ाते हैं शायद उससे अच्छा या उससे बराबर हम लोग भी पढ़ा रहे हैं। तो मेरा यही मांग है, शासन के नियमानुसार हमने भर्ती लिया, मेरिट में आए, बीएड किए हैं, टेट पास हुए हैं, उसके बाद फिर हमने एग्जाम देकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर हमने इस पे नौकरी किया है। 1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं सर। और आज भारत के इतिहास में पहली बार होगा सर जब कि 3000 लोगों को एक आदेश के जरिए सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और हमको ये बोल दिया गया है, विभाग से भी हमको खबर मिला है कि आपको कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। तो मेरी आज भी शासन से पास शक्ति है, कमी तो सिर्फ इच्छा शक्ति है। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं विष्णुदेव साय, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से कि हमारी नौकरी बचाए। मैं ये बात बताना चाहूंगा, ओपी चौधरी जी हमेशा ये बोलते हैं मैं शिक्षक का बेटा हूँ करके, है ना। हम लोग भी प्राइमरी शिक्षक है सर, हम लोग भी बच्चे पढ़ाते हैं, जैसे उनके पिता शिक्षक थे हम लोग भी शिक्षक है। हमारी नौकरी बचाए सर, हम लोग भी पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को, हमारी समायोजन करके हमारी नौकरी बचाए। अगर देखिए सरकार बार-बार आश्वासन दे रही है, 3 दिन का टाइम है आप लोगों के पास धरना का, इसके बाद क्या? अगर सरकार की तरफ से अगर प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो बीएड सहायक शिक्षक क्या करने वाले? अगर बीएड सहायक शिक्षक को अगर सरकार समायोजन नहीं देती सर, तो हम सरकार से एक ही मांग करते हैं, अपने घर के सामने हमको आत्मदाह करने की अनुमति दे दी। आत्मदाह की बात करें, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी प्रदेश में 1 साल तक अपनी सेवा देने वाला, सर्विस देने वाला शिक्षक आज सरकार से ये बोल रहा है कि अगर आप हमारी मांगों को पूरी, जो कि जायज मांग है, 1 साल तक शिक्षा दी है, मेरिट में आए हैं, उसके बाद इन लोगों को नियुक्ति मिली और जायज मांग को लेकर इन लोग अपनी मांग को रख रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं दे सकते, हमारी मांगे नहीं पूरी कर सकते, तो सर आत्मदाह के अलावा इन लोगों के पास अब कोई और चारा नहीं बचा हुआ है। और यहाँ पास महिलाएं भी है, मैं इन लोगों के साथ बैठ के इनकी बातों को जानना चाहता हूँ। मैम, सबसे पहले आप बताइए कि आप आई कहाँ से? मैम सर, मैं महासमुंद जिले के सरायपाली से हूँ, पर मेरी पोस्टिंग यहाँ बस्तर जिले के चारामा में है। जी, किस तरीके से समस्याओं का सामना, क्योंकि एक स्त्री के लिए, एक महिला के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। घर परिवार में आगे आकर आपने मेरिट में अपना नाम लाया और शिक्षक बनी और अब इस तरीके की स्थिति किस तरीके से देख रही है? सर, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि मेरिट में हम आए हैं और पूरी तरह से जो भी हमारी नियुक्ति हुई है वो नियमों के तहत ही हुई है। किसी भी तरह से वहाँ पे अहर्ता में ये नहीं था कि केवल डीएड ही पात्र है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट क्लियर था कि डीएड और बीएड दोनों पात्र हैं। उसके बावजूद आज हमारे साथ ये स्थिति बनी हुई है। अब हम पता नहीं हम अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन सरकार से हमारी यही विनती है कि किसी भी तरह से हमारी नौकरी को सुरक्षित करें। और समाज के तरफ से किस तरीके का प्रेशर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है? सर, सामाजिक तौर पर तो हमें यही बोला जाएगा कि जरूर इन्होंने कोई धांधली की होगी, पैसे देकर लगे होंगे। जानते हैं सीजीपीएससी में कैसे कैसे अभी केसेस हुए हैं, तो उस तरह से हमें भी देखा जाएगा, जबकि हम पूरी तरह से निर्दोष हैं। हमारा कोई कसूर नहीं है, यहाँ पे हम पूरी तरह से निर्दोष हैं। ये इनका कहना है कि हम पूरी तरीके से निर्दोष हैं। हाँ, आप कुछ बोल रही थी, बोलिए। गलती यहाँ पे नीति निर्माताओं की हुई होगी, जो भी त्रुटि हुई होगी। हम जितने भी अभ्यर्थी हैं यहाँ, किसी की कोई गलती नहीं है, तो हम निर्दोषों के साथ इस तरह का कोई बेगुनाहों को किसी तरह से बोलते हैं ना कि वो नहीं देना चाहिए। 1000 कसूरगार भले ही वो हो जाए, पर किसी भी
एक निर्दोष के साथ कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ किसी भी तरह से अन्याय ना हो। जी, और ये बहुत बड़ी बात है, ये जो बात हो रही है, ये संविधान, कानून और ये हर जगह ये बात बोलती है कि आप 100 दोषियों को छोड़ दो लेकिन एक निर्दोष को आप सजा मत दो। और ये निर्दोष है, इनके तरफ से गलती नहीं हुई है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी कहना है कि इनके लिए समायोजन की प्रक्रिया की जाए, कहीं जरूरत है तो इनको वहां बस नियुक्ति दी जाए, क्योंकि इनके पास स्किल है। स्किल उस क्षेत्र में पढ़ाने की जहां पर शिक्षा व्यवस्था को ले जाना भी नामुमकिन हुआ करता था, उस क्षेत्र में जाकर बीएड सहायक शिक्षक जो है वो गए हैं और बच्चों को शिक्षा प्रदान किए हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चारू वर्मा है और मैं कांकेर जिला में पदस्थ हूँ। मैम, क्या कहना चाहेंगे? ये जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है, आप समझ रहे हैं? क्या स्थिति के बारे में आपकी विचारधारा है? मेरा विचार यही है सर, जब हमारी जॉब लगी थी, घर में घर वाले बहुत खुश थे, हम बहुत खुश थे, क्योंकि एक भविष्य की सुरक्षा हम महसूस कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही ये निर्णय आया है, हम सभी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि कल हमारी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, हमें ये नहीं पता कि हाँ कल हमारी अर्निंग आएगी या नहीं आएगी। भविष्य जो हम सुरक्षित महसूस कर रहे थे, आज हम एकदम अंधकार में महसूस कर रहे हैं। हमारा भविष्य गर्त में जाता हुआ हम देख रहे हैं। मैडम, ये बात सिर्फ आप तक सीमित नहीं होगी, ये आपके परिवार, आपके समाज तक जाएगी, वहां भी प्रेशर मिल रहा होगा। किस तरीके का प्रेशर है? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बात पुरुषों के लिए एक बार ठीक भी है, लेकिन यहाँ पर जो बैठी लड़कियां हैं और जो शादीशुदा महिलाएं भी है, जो उधर देख सकते हैं आप, कई लोगों के मांग में सिंदूर है, वो शादीशुदा महिलाएं हैं। उनसे भी यही है कि ये अपने घर परिवार में आगे बढ़ के आई है। उस देश में जहां महिलाओं को शिक्षा एक समय पर नहीं मिल पाती थी, वहां बढ़ के आई है और वहां पास से शिक्षा हासिल करके मेरिट लिस्ट में आई है। आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो बच्चों को भी पाल रही है और साथ ही देश के बच्चों को पढ़ा भी रही है। मैम, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पामेश्वरी साहू है और मैं उदयपुर ब्लॉक गुमगा में पोस्टिंग पे हूँ जी। इतनी बड़ी चुनौती है क्योंकि आप शादीशुदा है, यहाँ पास प्रदर्शन में है, बच्चों को भी पढ़ा रही थी, अपना घर भी संभाल रही थी और अभी इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या कहना चाहेंगे, कैसे समस्याओं का सामना कर रही है? वही सर कि अपने मायके साइड में तो मैं अभी सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन अभी वही है कि अभी मैं क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड जॉब पे है, पर उधर अभी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ मैं। लेकिन मेरे को एक टाइम के लिए लगेगा कि वहाँ पे मेरे को देना है, उधर ही मेरे को देना है, तो वो सिचुएशन आने तक का अभी तो ऐसा हाल हो गया है। तो वही है सर कि अपना भी क्या बोलते हैं, नौकरी बचा रहे और हमारी साथ सरकार से वही गुहार है कि हमारी नौकरी बचाए। अभी आपने देखा बीएड सहायक शिक्षकों का दर्द मेरिट में नाम लाने के बाद, 1 साल की स्किल लेने के बाद, उस क्षेत्र में जहां पढ़ाना मुश्किल है, उस क्षेत्र में पढ़ाने के बाद सरकार और प्रशासन के द्वारा हारने के बाद प्रदर्शन में बैठकर उनका जो दर्द हमने दिखाया, जो उन्होंने खुद बताया है, वो दर्द को आपने देखा है। अब यही बार बार बात उठ रही है कि जिनके पास जो शिक्षक है, जिनके पास 1 साल का स्किल है, क्या होगा इनके साथ? क्या सरकार इनका समायोजन करेगी या फिर इनकी नियुक्ति खारिज कर दी जाएगी पूरे तरीके से और ये पुनः किसी दूसरे तैयारी में जुटेंगे? क्या सरकार इनकी सुध लेगी या फिर ऐसे ही ये लड़ाई जारी रहेगी? ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, जनता से जुड़े मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक बार मैं अभी भैया जो है पीछे से बुला रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो, क्योंकि बात बहुत बड़ी है। हर कोई यहाँ कहना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ, हर कोई कहना चाह रहा है, सब अपना दर्द बताना चाह रहे हैं, क्योंकि 1 साल तक सेवा देने के बाद इन्हें निकाला जा रहा है। बोलिए भैया, क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार साहू है, मैं प्राथमिक शाला सोडापारा में पदस्थ हूँ
इसी नौकरी के बदौलत सर मेरी शादी हुई है। अब मेरे को अपने परिवार को चलाना और मेरे दोनों परिवार को बताना मुश्किल हो गया कि मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास आज नौकरी नहीं है। मैं आपकी बेटी को कैसे खाना पीना दूं, मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूं। मेरे ससुर जी मेरे को गुरुजी करके बुलाते, मेरे नाम से आज तक नहीं बुलाते। कभी भी फोन करते हैं, बोलते हैं गुरुजी। मेरे लिए कितने सम्मान की बात थी। गुरुजी एक पद नहीं है, एक सम्मान की बात होती है सर। और मैं आज इतनी व्यथा है कि मैं बता नहीं सकता, मैं कैसे अपनी व्यथा व्यक्त करूं। मैं सिर्फ शायद सरकार से निवेदन कर सकता हूं कि हमें इस तरह नौकरी से निकाले, हमारी नौकरी को जिस भी हमारी योग्यता है उसके आधार पे हमें समायोजन करे। कोई भी पद में हो, चाहे इतनी बड़ी शिक्षा विभाग में इतने सारे पोस्ट खाली है, हम चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं समायोजन किया जाए। बस यही मांग है सरकार से। और आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं केसकाल ब्लॉक से आता हूँ। पूरा आदिवासी बहुल गांव है। छोटे बच्चे 9 बजे स्कूल आ जाते हैं सर। उनके माता पिता पूरे मजदूर वर्ग हैं या किसान, हमारे भरोसे छोड़ के जाते हैं बच्चों को, ताकि उनको खाना मिले सोच के जाते हैं सर। ये नहीं सोचते कि उनको पढ़ाई मिले, खाना मिले दोपहर का करके बच्चों को स्कूल में छोड़ के जाते हैं, ताकि टीचर उनके अभिभावक बन के उनकी रक्षा करे। 4 बजे तक उनके घर आते तक के उनके बच्चे सुरक्षित रहे, ये सोच के जाते हैं सर। हम लोग उनको आज जाते हैं तो उन लोग ये सोचते हैं कि बेफिक्र होकर अपने काम में जाते हैं कि हमारे बच्चे वहां जाके सुरक्षित रहेंगे, स्कूल में किसी प्रकार की शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। आज वहां जाके देखिए सर, हम लोग को बहुत तरह से ट्रेनिंग मिला सर, स्पोकन इंग्लिश और वगैरह वगैरह की, जिससे उन लोग की शिक्षा में भी सुधार हो रहा है सर। यहाँ तक कि हमारे वहाँ के शिक्षक लोग भी बोलते हैं कि आप लोग के आने से हमारे बस्तर क्षेत्र में इतना 1 साल में इतना बदलाव हुआ है कि हम लोग बता नहीं सकते करके बदलाव हुआ है। और मैं सबसे यही सवाल पूछ रहा हूँ, आखिरी सवाल है, अब आप लोगों की सरकार से क्या उम्मीद है और आगे क्या करने वाले हो, ये अब आप लोग बताइए। देखिए, विगत 1.5 वर्ष हो गए हम लोग को सेवा देते हुए, और मैं बता देना चाहूंगा कि हमारी नियुक्ति जब विगत समय में कांग्रेस शासनकाल था, तो जो 2 काउंसलिंग है कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ था कि बीएड, और तो जो 2 काउंसलिंग है, बचे हुए काउंसलिंग भाजपा की सरकार में हुआ है। और पूर्व में वर्तमान में जो अभी भाजपा के वित्त मंत्री है माननीय श्री ओपी चौधरी सर जी, उन्होंने हमारी मांगों का समर्थन किया था और माननीय भूपेश बघेल जी को ट्वीट करके कहा था कि इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, कोई ऐसा फैसला लिया जाए। आज सत्ता में वे स्वयं है, अरुण साहू जी ने भी ट्वीट किया हुआ था, मंत्री जी आदरणीय। मैं इन सभी सरकार में बैठे हुए जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, ऐसे जिम्मेदार लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ये जो 3000 बीएड उपाधि धारक सहायक शिक्षक है, इनके पीछे इनका पूरा परिवार है, ये 70% इसमें से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आते हैं। ये बात रोजगार का नहीं है, सिस्टम पर आस्था का है, लोकतंत्र पर आस्था का है। अगर ऐसा कोई नियम बनाया जाता है जिससे बेरोजगार ठगे जाएंगे, तो ये बेरोजगार कैसा कदम उठाएगा। वर्तमान समय में बेरोजगारी चरम पर है, अगर इनका रोजगार छीन लिया जाएगा तो ये क्या क्या कदम उठाएंगे। क्या कदम उठाने वाले अब आप आगे? ये बहुत सारे कदम उठा सकते हैं। आज तो हम धरना प्रदर्शन पर है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो यह प्रदर्शन और भी उग्र होगा। और हम तो मांग करते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी के जो सुशासन की सरकार है, सुशासन वो होता है जिसमें हर किसी के बात को रखा जाए, सुना जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि इन बच्चों का घर ना उजाड़ा जाए, इनका परिवार ना उजाड़ा जाए, इनकी मांगों को सुन करके इन सब का समायोजन किया जाए योग्यता के आधार पर। हमारी यही मांग है जी। और एक मांग है सर। हाँ बोलिए। मैं माननीय विष्णुदेव सरकार से एक मांग सीधा रखता हूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है सर, और मेरे व्यक्तिगत विचारों के साथ बहुत सारे लोगों का भी ये विचार है कि सर आप हमें नौकरी से निकाल के सिर्फ और सिर्फ आप हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं सर। और हमारे पास आत्महत्या के अलावा लगता है आगे चल के हमारे लिए कोई समाधान होगा यदि आप हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो सर जी। और ये बीएड सहायक शिक्षकों की बात हो रही, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये त्रस्त है, ये दर्द में है, और ये यही बोल रहे हैं कि सरकार हमारी मांग को पूरी करे, या तो हम सरकार के बाहर, गेट के बाहर, मंत्रियों के गेट के बाहर आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं या तो हमें नियुक्ति दो, या हमारा समायोजन करो, या तो इच्छा मृत्यु दो। ये स्थिति है। दूर दराज से आया है, सरगुजा से पैदल यात्रा करते हुए राजधानी रायपुर पहुंचे। देखना ये होगा कि सरकार अब इनकी बात सुनती है या फिर आश्वासन दिया जाता है, क्या इनका समायोजन होता है, या फिर ये लड़ाई ऐसी ही जारी रहती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।